जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक्सट्रैक्ट्स में कोई फर्क नहीं आना, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स में इनकम स्टेटमेंट में ये एक्सपेंस जाना है, ये लॉस ऑन डिस्पोजल जाना है, दो चीज़ें। और बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस जाते हैं, एसेट का क्लोजिंग 250 माइनस अक्यूमुलेशन ये। तो एक्सचेंज से एसेट जाए या सिंपल डिस्पोजल से जाए, कोई फर्क एक्सट्रैक्ट्स पे तो नहीं पड़ता। तो थोड़ी सी काउंटिंग के अंदर फर्क है। ठीक है, बनाऊँ एक्सट्रैक्ट्स? अच्छा बच्चों, अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपके साथ अब मैं शेयर करने लगा हूँ। भाई वो बोर्ड मिटवा दीजिएगा ज़रा, एक मिनट उधर करें ना ज़रा। हाइब्रिड वालों की पिक्चर किसी ने लेनी है सवाल की तो ले लें, फिर मैंने ये बोर्ड मिटवा देना है। ओके जी बच्चों, पिक्चर हो गई थी हाइब्रिड वाले भाई, एक रह गए हो गई पिक्चर? एंड वाले एक भाई ने मोबाइल उठाया था, हो गई। अच्छा जी, देखें बच्चों, ये तीनों सवालों के अंदर हमें कॉस्ट गिवन थी न्यू की, फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं ये कहूँगा कि उसको किसी तरह से इस कॉन्सेप्ट का कंफ्यूज नहीं करना, सिंपल रखो इसको कि कॉस्ट 90 गिवन थी। कभी जो सवाल के अंदर ये कॉस्ट गिवन ना हो, मिसिंग कर दे, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। सबसे पहला सिनेरियो आपके सामने है। अगर आपको सवाल के अंदर फेयर वैल्यू दोनों एसेट्स की दे दे, ओल्ड की भी और न्यू की भी, तो मुझे बताएं न्यू की कॉस्ट क्या है। ये मेरा आपसे सवाल है। आपकी एग्जाम्पल 1 इससे आगे नज़र आ रही है, उसमें डाटा गिवन है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ जी, मुझे आप कॉस्ट ऑफ न्यू बता दें। 80, कॉस्ट ऑफ ओल्ड 100 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 80 है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ न्यू जो है वो 80 रुपये है। नहीं, अच्छा, कॉस्ट का मतलब ये है कि ये एसेट हमें कितने में पड़ा। किस किस को नींद आ रही है, हाथ खड़ा करके बताएं। सारी क्लास ना हाथ खिला देना, मेहरबानी दाड़ी। जिसने हाथ खड़ा किया साथ वाला, उसको चुटकी काटे हल्की से। जल्दी करें, जल्दी करें, लड़ ना पैना आपस से, आहिस्ता से काटें। अच्छा जी, कॉस्ट का मतलब क्या है? ये एसेट हमें कितने में पड़ा। अब मेरा सवाल आपसे, आपने इस ट्रांजैक्शन में अगर आप गौर करें, कहते हैं जी फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एंट्री ऑफ एक्सचेंज। कॉस्ट ऑफ ओल्ड है 100 रुपये, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ ओल्ड है 60 रुपये, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड है 50 रुपये, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू है 80 रुपये, और आपने जो कैश पे किया है वो है। अब मेरा सवाल, ना अकाउंटेंट बन के सोचा करें ना, पहले जैसे बात जो सादा बात होती, सादा ही मैंगो मैन बन के सोचें और मैंगो वूमैन बन के सोचें। हाँ जी, कि आप एक नया एसेट लेने गए, आपने वहाँ जाकर 60 रुपये जेब से दिया और अपना एक एसेट दिया जिसकी फेयर वैल्यू 50 रुपये थी। तो आपको ये एसेट, नया जो एसेट आपने लिया है, ये कितने में पड़ा? आपको ये एसेट फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी आपकी जाती रही, यानी आपने अपना एक 50 वाला एसेट दिया और जेब से 60 रुपये कैश भी निकाल कर दिया, तो आपको तो ये एसेट 50 जमा 60 110 में पड़ा। वो उसके ऊपर बेशक लिखा रहा हो 80 रुपये लिखा आ रहा हो, लेकिन आपको वो 110 में पड़ा है। अब डिबेट ना शुरू कर देना
कि हमारी नहीं, चूना नहीं, मजबूरी भी कभी होती है, आपको वो चीज़ मिली वहीं से रही है। मिसाल के तौर पर आपको पुराना एसेट को इतने भी रखने पे तैयार नहीं है, मिसाल के तौर पे 100 मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो बारगेनिंग पावर किसी एक की स्ट्रांग हो सकती है। अब ये ना कहना आप हमारे वो हमने 80 वाला एसेट 110 में क्यों लिया, हो सकता है उसी के पास ही पड़ा हो मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो आपको ये नया एसेट कितने में पड़ा, आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब ये वो जगह पे हम ऑपरेट कर रहे हैं जो आईकेएफ के पेपरों में चीज़ें आती हैं, डिस्पोजल की एडजस्टमेंट आती है, ऐसे ही एक्सचेंज की, और एक्सचेंज के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट हर एडजस्टमेंट में आपको नजर आएगा, इसलिए बड़ा ध्यान चाहिए आपका। आपको ये एसेट कितने में पड़ा, आपने इस एसेट को पाने के लिए क्या क्या खोया, खाने वाला खोया नहीं है, रमजान में आपको हर चीज वैसी नजर आती है, ठीक है जी। क्या खोया क्या पाया, ये पाया भी आपको खाने वाला सहरी वाला नजर आ रहा है जी, ऐसे ना करें, ठीक है प्लीज, मुझे भी भूख लगेगी ऐसी बातें करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ, आपने अपनी जेब से 60 रुपए निकाल कर दिए, एक तो आपने ये खोया, दूसरा आपने अपना एक 50 रुपए वाला एसेट खोया, तो आपने टोटल क्या खोया 110, और ये आपने बदले में नया एसेट पाया। तो ये 80 रुपए की जो फेयर वैल्यू है, इसको आपने क्या कर देना है, इग्नोर। क्या करना है जी, इग्नोर, ठीक है जी, ये इग्नोर हो जाएगा। तो पहला केस क्या बना, अगर फेयर वैल्यू दोनों की, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ और फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड एसेट इज गिवन। अगर सिर्फ ओल्ड की दे तब भी हमें तो वही चाहिए ना, वो बोलो, अगर सिर्फ ओल्ड की दे तब भी हमें तो वही चाहिए ना। तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ न्यू, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड 50 रुपीज प्लस कैश पेड 60 रुपीज इज इक्वल टू 110। यहां पे ना 90% बच्चे आई के ये एडजस्टमेंट इसलिए 90% बच्चे जो है ना वो गलती करते हैं, वो सीधा 80 उठा लेते हैं, जबकि आपको नया एसेट जो है वो 80 का कॉस्ट नहीं किया, आपको नया एसेट जो है वो 110 रुपए का कॉस्ट किया। गॉट इट, चल अच्छा जी। अब ये तो होगा जनाब केस 1, ठीक है। अब इस केस 1 की अगर मैं जर्नल एंट्री आपको करवाऊं, अच्छा जर्नल एंट्री में थोड़ा थोड़ा चेंज आना है तो वो मैं यहीं पे एक ही कर देता हूँ, फिर मिटाई जाऊंगा, ठीक है। आप अलग अलग नोट करिए जाएगा, ओके। इसका सोल्यूशन नहीं है ना, हाँ नहीं है, सुकून से समझना, जल्दी नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए आराम से, फिर प्रैक्टिस बेशक टिका के स्पीड किया करें जी। सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे, मैंने कहा जर्नल एंट्री कर दो एक्सचेंज की, क्या करना चाहेंगे सबसे पहले हम जर्नल एंट्री लिखेंगे, सबसे पहले हम जी लिखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, एसेट अकाउंट, एसेट को नाम तो नहीं दिया ना, एसेट ही है अभी तक, अभी नाम आने शुरू हो जाएंगे आजकल, बस बहुत हो गया, अब बचपन ख़त्म हो गया। एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे न्यू की कॉस्ट से, कॉस्ट चाहिए होती है हमें, ठीक है। उसके बाद एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ओल्ड की कॉस्ट से, और कैश जो पे किया वो क्रेडिट कर देंगे। अब जाने वाले एसेट की कॉस्ट कोई बता दे मुझे, मदर का रेड कोई बता दे, 100 रुपए जी। तो एसेट क्रेडिट हो गया 100 से, माई का लाल का है, क्या हो गया, लाल हीरे को कहते हैं, आप पता नहीं क्या समझते हैं कि मुंह लाल हुआ है चपेड़ा खा के, वो वाला लाल, वो नहीं है। एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, और इसकी एक्यूमुलेटेड डिडक्शन को भी गिवन है नहीं निकालना, क्योंकि ये सिखाना नहीं है, यहाँ एग्जांपल्स में सिखाया क्या जा रहा है नए की कॉस्ट कैसे निकालनी, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं उलझाएगा आपको वर्किंग में, ठीक है। तो 60 रुपए क्या है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। यार ये मुझे लगता है मच्छर पड़ने आया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी इसको समझ नहीं आ रहा, इधर करीब आके सुन रहा है मुझसे जी। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश कितना है जी, 60 रुपए, आंदे जाओ ते पींदे जाओ, अब खाने जाओ नहीं, इस वक्त पींदे जाओ वाला मामला होता है जी। उसके बाद जनाब स्टेप 4, वी विल रिकॉर्ड एडिशनल, बल्कि इसकी तो अंग्रेजी हमने लिखी नहीं, हमने नहीं लिखनी, लिखी जो चीज नहीं है बस है, बीच में घुसा लिया ना उसको, ठीक है। अब भाई नए आने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में हमने क्या करना है,
डेबिट करना है। क्या चीज? नए आने वाले एसेट की कॉस्ट। हमें कितना कॉस्ट किया उसने, तो उसके लिए हमने एक छोटी सी वर्किंग की। हमने यहां पे आकर लिखा कॉस्ट ऑफ न्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। ऐसे ही किया था, बोलो। तो ये आ गया जनाब 110। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने छोटी सी वर्किंग की, पर्चे के लिए बता रहा हूँ, ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर एंट्रीज मांगे तो यहाँ पे आके हमने लिखा 110। अब बताओ जी, गेन है कि लॉस है? क्या क्या कौन सी साइड हैवियर आ गई आज? डेबिट साइड हैवियर है। इधर कितना बन रहा है? इधर ओ मुबारकों, आज 7वां दिन। खुशी, जिस दिन आप क्वालिफाई करेंगे आपको ऐसी खुशी होगी, आप 10 का 70 लिख रहे होंगे। हैं जी भाई साहब, पहली बार ऐसा हुआ, 6 दिन लगे, 7वां भी इसी इंतजार में गुजर रहा था। लगता था कि कभी भी गेन नहीं आएगा, डिस्पोजल में तो कभी गेन आएगा ही नहीं। आज गेन। पीएनएल क्या हो रहा है? क्रेडिट। पीएनएल क्रेडिट होता है इनकम्स के साथ, सेल्स के साथ। तो ये क्या है? गेन ऑन डिस्पोजल। बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, आगे चले, इसको नोट कर लें, बल्कि इसकी पिक्चर ले लें, या इसको नोट, बल्कि नोट ही करते हैं साथ साथ, लेकिन जल्दी करें। एक बड़ा सवाल दिल कर रख रहा हूं। कल लगता है होमवर्क में वो चीज दे दी थी जो आज करवानी थी। डिस्पोजल की बुक वैल्यू गिवन दी कॉस्ट दी थी, है ना? ओह माय गॉड। चलो फिर वो होमवर्क वाले सवाल करा दूंगा, और जो नया पास पेपर कराना था वो नहीं करवाऊंगा। फिर टेस्ट में आप होंगे, टेस्ट होगा, और बस। अच्छा, नहीं, टेस्ट का सवाल जो है ना, जैसे नॉर्मल क्लास का सवाल, तो उससे भी ज़्यादा जोर लगा के किया जाता है, उसकी मार्किंग भी साथ की जाती है। इसलिए परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ अपना 100% देना है मुझे टेस्ट के अंदर। पूरी मेहनत, जैसे आई कैप का पर्चे में बैठ के पर्चा देता है ना बच्चा, बस वैसे करके आप पेपर दो। बाकी इंशाल्लाह मेरे जिम्मे है, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा उसकी। लेकिन पहले मैं समझाऊं, सुन लो, आप ही सुन लें। पहले मैं समझाऊं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और वैसी ही ट्रांजैक्शन पर्चे के अंदर हो, तो फिर आपने क्या खे करना है? खे समझते हो? है? आप क्या मैंगो लेने के लिए पर्चा दे रहे हो? फिर ये समझते हो बात? मतलब बेटा, आप लोगों ने अपने इस दिमाग को इस्तेमाल करना सीखना है। मैं आपको बताऊं, 100 सवाल आपको करवा दूं, पर्चे में 101वां आना है, तो उस 101वें की तैयारी आपने ऐसे ही करनी है, थोड़ी बहुत जो आपको एक स्टेप में आगे लेकर चलूंगा, वो मेरे जिम्मे है बेटा। ये मैंने समझाना है ना, वो तो मैं मुसीबत अपने गले डाल रहा होता हूँ कि आपको थोड़ा सा टफ चीज़ दे देता हूँ, अगले दिन आके बच्चों ने वो मेरा असर करना होता है। कोई नहीं, 1-2 टेस्ट में उनको आदत हो जाती है। तो मैं तो नहीं बदलता, लेकिन आप लोगों को पास होना आ जाता है, तो बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए टेस्ट जैसा भी होगा, इंशाल्लाह चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, या आपने इंट्रो में बेसिक में, जहाँ इंट्रो के IS-16 में पढ़ी होंगी। अब इंट्रो में जो पढ़ा हुआ है वो अगर आ भी जाए तो वो क्या है, जैसे आप देख ही रहे हैं, उसमें तो मसला ही कोई नहीं, ठीक है। या आपने यहाँ पे पढ़ी होंगी मेरे पास एक्सचेंज, और मैंने तो पहले FAR 1 का पढ़ाया ही क्या है अभी, डिस्पोजल, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस का, और एक्सचेंज अभी स्ट्रेट लाइन वाली एडजस्टमेंट। रिड्यूसिंग बैलेंस आ जाए तो वर्किंग बस चेंज होगी। तो मैंने पढ़ाया ही कितना है अभी। तो फिर पहले वीक में टेस्ट अगर लेना है तो मेरे लिए मजबूरी है कि मैं उसमें थोड़ा बहुत तो इंट्रो अब ज़ाहिर यूज़ करूँगा, और मैं क्या करूँ, ठीक है। बहरहाल मशवरा मैंने अब नहीं मांगा आप लोगों से, आप लोगों को मैं होमवर्क डिस्कस करूँगा। वो बहुत अच्छे सवाल हैं, 2 सवाल हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन, मेरे ख्याल में दोनों सही हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा काम, वो ज़्यादा अच्छे हैं। पास पेपर में तो कोई एक केस होगा। ओके, अच्छा जी, ये डन है। अगला केस देखें, स्टेप 2, स्टेप 2 नहीं, सिनेरियो 2। अब आपने ना जेलस नहीं होना, ठीक है, बल्कि पास होना है खुद। आपने बद्दुआ लगा दी इसको, ये चल ही नहीं रहा। क्या यार, पता है क्या है, मैं आपको क्या बताऊं कि क्या है। ये पता नहीं आप लोगों को, ये मतलब ऐसे बेचारे हैं, मुझे तो लगता है कि ये नहीं चल रहा। ओह माय गॉड, ये डेप्रिशिएट नहीं होता, ये अप्रिशिएट होता है।
मैं सेशन के शुरू होने से भी पहले एक लैपटॉप नया लेके इसके साथ का, वो जनरेशन तो ये आ नहीं रही थी, उससे अगली लेनी पड़ी। मैंने कहा मुझे तो वही चाहिए, वो लेके मैंने रखा हुआ है, लेकिन अभी भी मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि इसको छोड़ने का दिल ही नहीं करता। फिर सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं, फिर चीज़ें यहाँ से निकालेंगे, फिर कोई टाइम मिलेगा। और उन्होंने कहा कि वन नोट पता नहीं, सॉरी क्या सॉरी यार, क्या सॉरी, आपको मैंने कहा था कि आप इतना तंग हो। जी बच्चों, मैं तो फिर ट्राई करूँगा। अच्छा जी, कोई मसला है तो बताएं, कोई मसला है तो बताएं। नहीं, उन्हें क्या नहीं, गुस्सा है उन्हें। ओ मैं कामयाब हो गया, ओ मैं कामयाब हो गया। ये क़यामत के दिन जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा ना, वो सबको दिखाता फिरेगा और यूं कहेगा, देखो देखो मैं कामयाब हो गया। मैं कहता था ना हिसाब होना है, होए होए, असल कामयाबी तो वो है। सर खुद सीए कर लिया ना, खुद ऐसे कहते हैं। भाई ये भी एक तो दुनिया के अंदर एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। ये भी एक अजीब, उस दिन का भी बयान एक अजीब ही बयान था जिस दिन क्वालिफाई किया था। ऐसे लगता था कि हर चीज़ का कलर ही डिफरेंट हुआ हुआ है, ऐसे लगता था कि उड़ रहे हैं। एक मुश्किल एक अचीवमेंट है जब पूरी होती है। तो मैंने उस दिन ये ज़रूर सोचा था कि यार जब दुनिया के इम्तिहान के अंदर कामयाबी की इतनी खुशी हो रही है, तो जहाँ हमेशा ही कामयाबी मिलेगी वहाँ फिर तो लेवल हो जाना है। क्या हो जाना है? हाँ जी, 1 हो गया, 2 पे आ जाए। इधर देखें जी, इधर देखें जी। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ना गिवन हो, बल्कि फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन। अगर सिर्फ नए की फेयर वैल्यू गिवन हो तो भाई साहब फिर क्या करें, मरता क्या ना करता। असल में ये वो केस है जो पिछले 2-3 सवालों में भी नजर आ रहा था, वो यही गिवन होती है। तो फिर तो अच्छी बात है यार, सुकून है, वो जो गिवन है वही कॉस्ट है। अगर फेयर वैल्यू ऑफ, आप कहोगे सवाल के अंदर कहाँ गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं। एसेट 500 का है, उसकी एक्यूमुलेशन जो है वो 350 की है, और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड हमें गिवन नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू गिवन है सिर्फ, और कैश पेड गिवन है। अब बताओ क्या करें, मजबूरी है। अब नहीं गिवन है, अगर ओल्ड की फेयर वैल्यू हो तो फिर न्यू को ही पकड़ लेंगे, वही हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट। वही क्या बन जाएगी, कॉस्ट। अब इधर देखना जरा, इधर देखना जरा, इधर देखना। वैसे तो एंट्री, चूंकि मैंने फिगर्स बदल दी हैं तो एंट्री बदल रही है, वरना देखा जाए ना तो सिर्फ पता है क्या बदलना है, एक ये, दूसरा ये, ठीक है। लेकिन वो चूंकि मैंने सवाल बदल दिया तो अब बाकी फिगर्स को भी मैं हटा रहा हूं। अब 1 बाय 1 चलते हैं जी। स्टेप 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं। स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट कर दें। कितनी है, 500। समझ ना आए तो पूछ लेना है प्लीज, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन इसकी कितनी है जी, 350। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, कैश हो रहा है पे, तो 600 से कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, नए एसेट की कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करना है। अब पुराने की अगर फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो नए की फेयर वैल्यू उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम 80। हाँ जी, गेन है लॉस है, 800 है, ओके 800 जी। गेन है लॉस है, फिर गेन आ गया। गेन की कुछ आदत सी नहीं पड़ गई, ध्यान से देख लो। कितना है, कमाल, सुभान अल्लाह। अब ये है ना, समझ बैठना खुदा के लिए कि गेन सिर्फ तब आता है जब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ पता है, तुसी यह भी रूल बना के बह सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, यू गाइज आर सच। अच्छा जी, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन, ये भी तो एक हो सकता है मामला, दोनों की ही फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। जी बच्चों, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड
न्यू एसेट इज नॉट गिवन। ले जी, अगर ऐसा मामला हो जाए तो अब क्या करेंगे? अब तो फंस गए। अब क्या करेंगे? ना ओल्ड की फेयर वैल्यू, ना न्यू की फेयर वैल्यू, अब कहां जाएं? अब मोड़ जोड़ के, हाँ, बोर्ड के नीचे आ जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ न्यू होगी। एक चीज तो हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, पुराने एसेट की बुक वैल्यू, वो तो हमारे पास पड़ा है ना भाई। इधर देखो ना, तीसरा सवाल में कहता है कॉस्ट है 300, एक्सपेंडिचर है 250, ना पुराने की फेयर वैल्यू अवेलेबल है ना नए की फेयर वैल्यू अवेलेबल है। तो एक चीज तो हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या है? बुक वैल्यू ओल्ड की, वो तो हमारी किताबों में पढ़ा है ना। तो अब मजबूरी के दर्जे में रहते हुए हम इसको, ओल्ड एसेट की कॉस्ट कितनी है बता दो? 300। इसकी एक्यूमुलेशन कितनी है? 250। ठीक है, उसके बाद कैश कितना पे किया है? 500। अगली बात जी, अब न्यू की कॉस्ट निकालनी हो तो अब हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा? 300 माइनस 250 कितना बनता है? ये क्या है जी? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड। क्या करेंगे जी? कॉस्ट ऑफ न्यू के लिए क्या करेंगे? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कॉस्ट ऑफ, तो फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं। कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकाली थी पहले केस में? हमने फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। और अगर आपने कभी कैश पे नहीं किया, रिसीव किया है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ न्यू जब आई, वो कैलकुलेशन तो यहाँ पर कर ली थी ना। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू, अगर सिर्फ न्यू की फेयर वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ न्यू क्या होती है? उसी की फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही हमारी क्या बन जाएगी? कॉस्ट। और अगर फेयर वैल्यू दोनों की गिवन नहीं है तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए आपकी मजबूरी है, आप बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड लेंगे। अगर कैश पे किया तो प्लस कैश, और कभी जो कैश रिसीव हो जाए तो माइनस कैश, तो प्लस माइनस कैश। ठीक है, पेड नहीं ना लिखते, फिर कैश लिख देते हैं सिर्फ। ओके, पेड होगा तो प्लस, रिसीव किया होगा तो माइनस। ठीक है, अब ये तीसरी ट्रांजैक्शन है जी। तो कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकलेगी? बुक वैल्यू 50, समझ आती है? बोलो, प्लस कैश पेड, कितना आ गया जी? 550। और बताओ जी, इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं कि द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। क्या कहते हैं जी? ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, यानी कि ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें किसी भी पार्टी को समझो फायदा नहीं हुआ ना नुकसान हुआ। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है। ठीक है, कोई गेन कोई लॉस नहीं है। कभी सवाल ऐसा कह देना कि दैट ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो समझ जाना कि फिर आपने किसे यूज़ करना है? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड को। चाहे वो दोनों फेयर वैल्यूज दे भी देना तो वो ये फेयर वैल्यू धोखे के लिए होंगी। ठीक है ना? तो अगर आपकी, इसी को यूं भी कहा जाता है कि ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ओके, कमर्शियल सब्सटेंस लैक करती है ट्रांजैक्शन। अच्छा, यहाँ तक को मसला है तो बताएं। ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट वैसे समझा जाता है, लेकिन अल्लाह ने आपको आसानी से समझा दिया। रोज़े की बरकत थी, तो शुक्र करिएगा अल्लाह का। शुक्र से अल्लाह नेमत बढ़ाते हैं। और ये पिक्चर के लिए मैंने आपकी तैयार करना है ताकि एक पिक्चर में आ जाए आपके पास, तो आपको नोट भी ना करना पड़े। हैं, लें जी, फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड लें। सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन हो, अच्छी बात है, चाहिए वही। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड लें प्लस माइनस कैश। और अगर फेयर वैल्यू सिर्फ न्यू की गिवन हो तो फेयर वैल्यू न्यू ही आपकी कॉस्ट है। और अगर दोनों की फेयर वैल्यू मिसिंग कर दे, यानी ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इसमें तो फिर आप क्या करोगे? बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश कर लोगे। ठीक है, अच्छा, कभी कभी एक काम और भी करता है, जरा देखिएगा। फेयर वैल्यू ऑफ बोथ दे देगा, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ दे देगा, और साथ में एक लाइन लिखेगा
कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज मोर एविडेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जब बाजार में लेकर गए दोनों एसिड मतलब पुराने को, तो शायद कोई एक दो बंदों ने इसकी कीमत लगाई होगी, लेकिन कोई खास आपको कोई एविडेंस मिला नहीं फेयर वैल्यू का। जबकि न्यू की तो हर जगह पे इश्तिहार ही उसी के लगे हुए थे और जगह जगह पे वही एसिड उसकी फेयर वैल्यू थी। तो अगर कभी दोनों की फेयर वैल्यू दे धोखा देने के लिए दोनों दे देते हैं, लेकिन साथ ही एक लाइन लिख दे कि फेयर वैल्यू सिर्फ न्यू की ज़्यादा एविडेंट है, तो इसका मतलब फिर ओल्ड की ना होगी ना, तो फिर वही वाला केस बन जाएगा इधर वाला। ठीक है ना, सही है। तो ये बेसिकली ये है 3 सिनेरियोज हैं, लेकिन इसको 5 तरह से याद रखना है। पर्चे में वो यूं भी कह सकता है, सबसे पहला नॉर्मल केस वो दोनों की फेयर वैल्यू दे दे, ठीक है, सिंपल केस। तिलों वाला केस वो दोनों की फेयर वैल्यू दे और साथ में एक लाइन ऐड कर दे कि न्यू की ज़्यादा एविडेंट है, तो इसका मतलब फिर समझो ओल्ड की नहीं है, न्यू की ही है, तो फिर वो केस इधर गिर जाता है। सिर्फ न्यू की दे दे तो वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी, और अगर दोनों की फेयर वैल्यू मिसिंग कर दे या ये लफ्ज़ लिख दे ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो फिर मतलब समझ जाना आपको बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश करना पड़ेगा। ठीक है, तो तरतीब ये है, सबसे पहले हमें क्या है, ओल्ड की बुक वैल्यू, ओल्ड की फेयर वैल्यू चाहिए, वो मिल जाए वो आइडियल है। वो ना मिले तो फिर फेयर वैल्यू से गुजारा चला लेंगे, वो न्यू की मिल जाए तो। अगर वो भी ना मिले तो फिर बुक वैल्यू तो है ही, वो तो कहीं नहीं। बुक वैल्यू तो मतलब हमारी किताबों के अंदर एक चीज़ रिकॉर्डेड है, तो वो तो कहीं नहीं ना जाएगी, वो तो हमारे पास ही है ना, उसकी बुक वैल्यू निकाल लेंगे। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जब आप एसेट लेकर अपना एसेट दें और अगला आपको कैश दे, ऐसे ही ऊपर भी लिखा हुआ है माइनस कैश, वहां पे भी ऐसे ही है, यानी कैश पेड प्लस होगा, याद यही करवाया, एंड पे लिख दिया कैश रिसीव हो तो माइनस हो जाएगा। कल होमवर्क दूंगा वो सवाल जिसके अंदर ये आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, फिलहाल नहीं, आज पहला दिन है तो कैश प्लस ही करने वाला सवाल होगा। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ जी, एक्सचेंज आपकी तैयार है, अब एक्सचेंज आपकी तैयार है, ठीक है, और अकाउंट मैंने आपको बनवाना सिखा दिया है। अब अगर फुल फ्लैज कोई सवाल आता है तो उस सवाल के अंदर मैक्सिमम क्या होगा, ऐसे ही जैसे आपको ट्रांजैक्शन दी थी, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होगी और उसको आपने लेजर में पुट करना होगा। अभी ना असल में FAR 1 के लेवल का टेस्ट तो आपका हो नहीं सकता, इंट्रो के लेवल का टेस्ट ही होगा आपका, लेजर ही बनवाऊंगा मैं आपसे कल। मैं अब नोट तो बनवा नहीं सकता आपसे, वो तो अब इंशाल्लाह हमने शायद ये हफ्ता भी हम रिवाइज शुरू कर देंगे, अगले हफ्ते में इंशाल्लाह घर जाने से पहले आप लोग ईद से पहले वाला संडे ऑन है, 7 तारीख वाला, ठीक है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 6 दिन छुट्टी डिसाइड की गई है, और उससे अगला संडे भी ऑन है। तो जो संडे तक आएगा वही PPE का नोट कर पाएगा, क्योंकि हम वहीं कहीं जाकर प्रॉबेबली बुध जुमेरात को नोट बनाना शुरू करेंगे। फिर पास पेपर के लेवल के सवाल और पास पेपर के सवाल हम कर रहे होंगे उन 2-1 दिनों में। तो संडे की टिकट करवाइएगा, बेशक अभी जाके ले लें, मैं बता रहा हूँ, संडे की टिकट लीजिए, 2 बजे के बाद की टिकट लीजिए और संडे को घर तशरीफ ले जाइएगा। अभी जाकर टिकट ले लेंगे, संडे को रश भी नहीं होगा, सैटरडे को होगा, मंडे को होगा, फ्राइडे को होगा, संडे को कौन जाता है, हाँ जी आप जाएंगे इस दफ़ा, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ टिकट टाइम से लेना, बाद में ना कहना टिकट मिल नहीं रहा। संडे 7 तारीख का 2 बजे का टिकट लीजिएगा, उससे पहले का मत लीजिएगा, और जाते साथ वापसी का टिकट घर पे लेकर जाइएगा, वापसी के संडे का, ठीक है। अच्छा जी, तो होपफुली ईद से पहले हम नोट बना रहे होंगे, बना चुके होंगे, और ईद के फ़ौरन बाद हम अगला नया टॉपिक शुरू करने की पोजीशन में होंगे, ठीक है। प्लीज़ बात सुने, 12-13 लेक्चर रहते हैं, हम 20-21 लेक्चर ही इस पर लगाया करते। मैंने बता दिया, मैंने जो बताना था बता दिया। क्लास के बाद इस पर आप लोग आपस में जो है ना वो तबसरे कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये इंशाल्लाह देखेंगे, कल मूड हुआ तो ये करेंगे, ठीक है, वैसे करना है कल यही। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा हम पास पेपर नहीं क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चन आपको दिए थे कौन से थे, वेरी गुड, बहुत अच्छे सवाल मिल गए, प्लीज़ बहुत अच्छे सवाल मिल गए। ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको पास पेपर भी करवाता तो करवाना था, ये टेस्ट में भी दूंगा तो इंशाल्लाह ये दूंगा। और बताओ, बूटी लगवा दी, ठीक है। और ये
चूंकि इन दोनों सवालों के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं तो ज़्यादा अच्छा इसलिए ये सवाल लगेगा मुझे कि यहाँ पर ये दोनों तरह के मेथड्स को कवर कर लेगा। ठीक है जी, पेज नंबर मैं नहीं बताऊंगा, 171 के बाद आता है, ये रख दो यार, 171 के बाद जो सफ़ा आता है वो 172 होता है, उस पर क्वेश्चन नंबर 11 होता है। अच्छा, बल्कि ये सवाल यहीं कर लेते हैं, मैंने वैसे ही बोर्ड मिटवाया, ये यहां पर इसलिए कर लेते हैं कि कल को रेफर करने के लिए जरा मैं यहां से यूज कर लूंगा। ठीक है, मिस्टर साद हैज प्रोवाइडेड यू विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कॉस्ट गिवन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, एज ऑन, ये पुरानी बुक में जरा पेज आगे पीछे होंगे, माजरत उसको चेक कर लीजिएगा। पुरानी बुक में मैं ये जो अभी छोटे सवाल कर रहे हैं ना लेक्चर नोट्स वाले, ये मैं ना स्टार्ट में ले गया हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले, इसलिए आप फिलहाल सवाल किताबों में ना ढूंढें। अगर कोई पुरानी किताब यूज़ कर रहा है तो उनके लिए लेक्चर नोट्स एंड पे होंगे और किताब के नोट्स ख़त्म होते ही प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू होंगे, ये वहाँ पे होगा। बाकी डिस्टर्बेंस अगर हो रही हो तो 1-2 दिन में सेट ना हो तो फिर नई किताब ले लीजिएगा। अच्छा जी, कॉस्ट गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन है और रेट है 20% स्ट्रेट लाइन। फॉलोइंग इज द एडिशन मेड फॉर द ईयर, एक ही एडिशन हुआ है 1 फरवरी को 70 का। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15,000 इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 12 फॉर 15,800, प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट्स। अब इस डाटा से हमारे 3 रेलेवेंट अकाउंट्स वैसे बन सकते हैं, एसेट का अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्ट का अकाउंट, नहीं 4 बन सकते हैं, एक और भी बन सकता है, डेप्ट नहीं, कैश का नहीं बन सकता। कैश किसने बोला कैश? मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, कुछ कहता नहीं हूँ। कैश का लेजर तब बन सकता अगर ओपनिंग भी होता, क्लोजिंग भी होता, सारे साल के डेबिट्स भी होते, क्रेडिट्स भी होते। इसलिए कभी भी आपको जब रेलेवेंट अकाउंट्स कहे या एक्सट्रैक्ट्स वगैरह बनवाता है ना, तो हम कभी भी कैश का लेजर उसमें नहीं बना रहे होते। ठीक है ना, कैश का लेजर नहीं बना करता। कैश का लेजर ऐसा लेजर इसमें सारा साल एंट्रीज होती हैं, बेतहाशा एंट्रीज होती हैं, तो या तो वो पूरा डाटा दे या फिर पूरा डाटा नहीं देगा तो हम कभी भी नहीं बनाएंगे। एक्सट्रैक्ट्स वगैरह जब भी मांगेगा आप देखोगे उसमें कैश नज़र नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो एसेट अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्ट अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट ये भी बन सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कवर हो जाता है। ठीक है, अच्छा भाई कॉन्सेप्ट ना एक ही पढ़ना होता है, मैंने इसीलिए एक्सचेंज भी आज नहीं करवाया। ठीक है, अब वो चेंज इन एस्टीमेट भी आज नहीं करवाया, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स करवाया। ठीक है ना, अब ये एडजस्टमेंट नॉर्मली आती है सवालों के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, ये सवाल में आएंगे आपके एक्सचेंज भी। इसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये इन्हीं गिवन क्वेश्चंस के अंदर सिंपल डिस्पोजल है, सिंपल जो वो एक्सचेंज वाला डिस्पोजल है, उन दोनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हो सकता है जो आज करवा रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई ज़रा, मैं ये कल दे बैठा, लेकिन एक लिहाज से अच्छा हो गया, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँगा। जान के ही मैंने किया, मैं इधर चौधरी बनूंगा, वहाँ देखा मैंने पहले इसलिए दिया, मुझे नहीं जहन में नज़र नहीं पड़ी उस वक्त। ठीक है, गलती से हो गया, लेकिन अब मैं फील कर रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छा हो गया। आप एक बार इससे खप के आए हुए हैं, अब मैं आपको पॉइंट की 2-3 बातें बताऊंगा तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी इंशाल्लाह कि इसके साथ कैसा सलूक किया करना है। ठीक है, तो 3 अकाउंट्स हमने बनाने हैं जी, एसेट का अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट और डिस्पोजल का अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, शुक्र है, प्लांट एंड मशीनरी। तो आप पूरा लिखेंगे, आपका पेपर पास अभी होना है ना, P&M, मैं तो ये लिखूंगा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। अब जैसे ही ये अकाउंट हमें नजर आया हम फौरन समझ गए एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे। ठीक है जी, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी इंशाल्लाह निकालेंगे हम, यहाँ पर जरा प्लानिंग कर लेना जी। चल, और कौन सा अकाउंट जी मैंने कहा बना लेंगे हम, डिस्पोजल का अकाउंट भी हम बना लेते हैं। एक ही साल का अकाउंट बनाने हैं ना, चले। अच्छा जी, आप शुरू करते हैं काम। मैं 1000 में कर लूँ सवाल, इजाज़त है? और मैं ऊपर लिखूँ भी ना तब भी इजाज़त है? आप लिख लेंगे ना? ओके, ओपनिंग है
600 और 200, यकम जनवरी 12 पर, ऐसा ही है। तो यकम जनवरी 12 पर ब्रॉड डाउन आ गया 600 एसिड का, और यकम जनवरी 12 पर ब्रॉड डाउन आ गया 200। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन हुआ है जी प्लांट एंड मशीनरी का, यही सवाल है ना। 1 2 12 को 70,000 का, ऐसे ही है। तो 1 2 12 प्लांट मशीनरी डेबिट कितने से, प्लांट मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। अब ऐसे डेबिट क्यों बोले, अब तो अकाउंट का नाम वही बोलेंगे। ठीक है, स्टेप 3 अपना एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट तो खैर नहीं है नंबर वैसे। ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट परचेज्ड ऑन 1/7/9 इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 12 फॉर 15,800। अब ये तो पता लग गया कि 31 मार्च 12 पर एक एसिड बिक रहा है, ऐसा ही है। 31 मार्च 12 को ये फिगर हमने निकालनी है और निकाल कर डिस्पोजल अकाउंट में फेंक देनी है। अब वो फिगर अगर लेने आए तो यहाँ पर सवाल के अंदर जो गिवन है वो है बुक वैल्यू, तो ठीक है जो गिवन है वही ले जाते हैं। यहाँ से 15,000 क्रेडिट कर देंगे। क्यों कॉस्ट क्यों आएगी? कौन कौन सो रहा है, जरा हाथ खड़ा करके बताए मुझे, कौन कौन सो रहा है इस वक्त, किस किस को नींद आ रही है? चुटकी काटे जी साथ वाले, मेहरबानी करेंगे। अच्छा हुन नहीं मानता कोई भी, अच्छा लड़ना पवो, आहिस्ता से कहा था वो आप ही ने ना गुस्सा निकाला आप पे कुछ। अच्छा जी, अच्छा बच्चों एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, ये कैसे पता चला? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग नज़र आ रहा है। तो अगर एसेट कॉस्ट पे पड़ा है तो एसेट अकाउंट में से निकालते हुए भी कॉस्ट ही निकलेगी ना। बुक वैल्यू निकालोगे तो बाकी तो कॉस्ट पड़ी रह जाएगी उसके अंदर। जो चीज़ जिस अकाउंट में पड़ी है वही निकालनी है ना। कल को रीवैल्यूएशन करेंगे तो रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करेंगे तो मैं वहाँ जाके ये बात दोबारा पूछूंगा, तो आप उस वक्त ये बात ना भूलना कि वहाँ पर एसेट में रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी। मैं बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, छोड़े अभी छोड़े ऐसे छेड़ा आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, एसेट अकाउंट में से निकलेगा क्या? जाने वाले एसेट की कॉस्ट। अब वो कॉस्ट हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो वो कॉस्ट निकलेगी तो आगे कहानी चलेगी। यानी आज तो कॉस्ट से भी पीछे रुक गए हम, पहले डेप्रिसिएशन निकालने में मसला आता था। अब ये शुक्र करें कि सवाल के अंदर डेट ऑफ परचेज गिवन है। ये भी ना होती तो फिर ये सवाल के अंदर एरर थी, फिर ये सवाल गलत था, या फिर हमें मजबूरन यही बुक वैल्यू यूज़ करना पड़ती और कोई हल नहीं था। अगर सवाल में दो चीज़ें गिवन हों, बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज, तो आप इनको यूज़ करके कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैं एक वर्किंग अब कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है जी। हम निकालने लगे हैं जी कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, बल्कि यूँ लिख देता हूँ मैं, आपके लिए नोट्स बन जाएंगे। इफ़ कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट टू बी डिस्पोज्ड, old asset to be disposed is missing and book value and date of purchase is given, cost can be calculated as follows। और ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है आपका। माजरत ये कल सवाल आपको चला गया, ये मैंने आज करवाना था, तो ये सवाल गलती से जज्बात में आके ना उस वक्त मैं दे गया। कितने बजे परेशान हुए घर जाके इसको देखकर, कितनों ने जुगाड़ लगा लिया था। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं ना। अच्छा जी, अब इसके लिए भाई क्या करना है? बहुत आसान काम है। आपने उसमें आपको बुक वैल्यू जिस दिन की दी है, किस दिन की दी है? हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15,000, पता नहीं, इस सोल्ड ऑन 31 मार्च, यही इसी दिन की बुक वैल्यू होगी फिर, क्या ख्याल है? ठीक है, तो 31 मार्च 12 की उसने बुक वैल्यू आपको दी है। आप एक अज्यूम्ड फिगर लें 100, जैसे परसेंटेज होती है, अज्यूम करें कॉस्ट कितनी है 100,
और उस अज्यूम्ड कॉस्ट को यकम जुलाई 9 से लेकर 31 मार्च 12 तक डेप्रीशिएट करते हुए ले आए। अब 31 मार्च 12 पर परसेंटेजेस वाली बुक वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगी और 31 मार्च 12 पर रुपीज़ वाली बुक वैल्यू आपको सवाल में दी होगी और आपका फार्मूला होगा और आप होंगे गिवन अमाउंट ओवर, पढ़ा हुआ ये फार्मूला, गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा अभी आगे जाके तफसील से। फिलहाल तो सादा बात कुछ समझाता हूँ कि क्या करेंगे। फिलहाल तो ज़रा स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम करें कॉस्ट कितनी है, अज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू 100। उसके बाद अब डेट कब खरीदा था, यकम जुलाई 2009। डिस्क्रिप्शन में कॉस्ट आती है जी, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है हमने अभी अज्यूम किया है 100, ठीक है जी। ये बेसिकली ना परसेंटेज है लेकिन मैंने इसको ज़रा ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये एसेट हमारा चला होगा, ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर 9 पर तक ये डेप्रीशिएट हुआ होगा। तो 100 इंटू क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है सवाल में, 10%, 20%, लेकिन ये चूँकि पहला साल पूरा साल इस्तेमाल तो 6/12 कर लेंगे। समझ आती है बात? नहीं, अज्यूम किया सिर्फ हमने 100 रुपया कॉस्ट है, नहीं पता थी कॉस्ट, समझो परसेंटेज बना रहे हैं अब, ठीक है। अब कितना आता है जी, 10 आ गया और बुक वैल्यू कितनी बन गई 90। मेथड कौन सा है, तो स्ट्रेट लाइन में तो हमें बुक वैल्यू पर रेट नहीं लगाना होता। तो 31 दिसंबर, तो मैं इस फॉर्मेट में क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरा सवाल भी साथ ही तैयार हो जाए जी। 31 दिसंबर 2010 पर डेप्रीसिएशन के लिए दिल तो करता है फॉर्मूला लिखूँ ही ना, आपके लिए लिख रहा हूँ, पर्चे में मत लिखना जी। हाँ जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दोबारा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट नहीं हर साल रेट के लिए आगे अवेलेबल होना है। चलो आपको जी 6/12 तो नहीं ना है, इस दफ़ा लिख लें, फिर अगली बार ना लिखना, पर्चे में वक्त बचाना है, ठीक है जी। 10 ही आएगा, सॉरी 20 ही आएगा हर साल अब जी। नेक्स्ट, वैसे भी क्लास का एंड नेड़े तो मेरा भी एंड नेड़े जी। 70 बुक वैल्यू आ गई, साल हमारा 11 वाला है, 12 वाला है, 12 वाला है, तो ये 11 भी डेप्रीशिएट करो फिर। 31 दिसंबर 11 डेप्रीसिएशन 100 इंटू, कोई लिखने की ज़रूरत थी दोबारा, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो अब तो क्या कर सकते हैं, 50 आ गया। ये 50 जनाब 31 दिसंबर 11 की बुक वैल्यू है, जिसको हम यकम जनवरी 12 की बुक वैल्यू भी कहा करते थे, ठीक है। अब किस दिन एसिड बिका है, 31 मार्च 12 पर, तो 31 मार्च 12 तक लेके आओ। 31 मार्च 12 डेप्रीसिएशन निकालनी है तो वही 100, 20% इंटू 3/12 जी, 5 आ गया और बुक वैल्यू 45। अब मेरे बच्चों, एक बुक वैल्यू वो है जो सवाल वाले ने 31 मार्च 12 की दी है और एक बुक वैल्यू वो है जो हमने परसेंटेजेस में निकाल ली है। अब उसने हमें रुपीस के अंदर जो बुक वैल्यू दी है वो आप इसके सामने अगर रख लें, कितनी है, तो आप यूं कह सकते हैं कि 15,000 45% पे पड़ा है, इसको 100% पे ले जाना है, तो करेंगे 15,000 को 45 से डिवाइड और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यही करना, ठीक है। कॉस्ट मिसिंग थी ना, कॉस्ट, तो कॉस्ट निकालनी है तो इसको यूज करके अब निकालो परसेंटेजेस को। कैसे करोगे आप कहोगे जी 15,000 जो है 15,000 ये है बुक वैल्यू 31 मार्च 12 की, जिसके अगेंस्ट परसेंटेज देखें तो क्या है 40, यानी आप 15,000 पे आप पहुंचे हैं, 45% पे पहुंच गए हैं आप। तो अगर आप वापस 100 पे जाना चाहें तो क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे 45 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको कहा जाता है, अंग्रेजी में उस्तादों ने आपको कहा होगा, गिवन अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं गिवन अमाउंट की परसेंटेज और मल्टीप्लाई कर देते हैं रिक्वायर्ड। मॉडल इसकी मैंने रिवीजन करवानी है फॉर्मूला की, आपको याद करवाऊंगा मार्कअप मार्जिन में, खास तौर पे किसी वक्त करवा दूंगा हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो आज गुजारा करें। समझ आती है
क्या कॉस्ट निकलती है? 30 नहीं, 1000 में कर रहे हैं सवाल हम, तो 33.33, बस 2 काफी है। अब कोई नहीं मुझे इसकी जरूरत सारे की, ये कॉस्ट भी आ गई और इन दोनों के ही डिफरेंस से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी, तो मैं क्यों सारी वर्किंग करूं? क्या ख्याल है? ठीक है, सही है। चलो तो निकाल के रख लो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन रुपीस वाली निकालना भाई, परसेंटेज वाली नहीं निकालनी। इधर देखो 33 पॉइंट, ये 15 है, फिर 1000 में चल रहा है तो सारे ही 1000, इसको यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, वहाँ पे 1000 कर लेंगे, ठीक है ना। जरा ये 15 और परसेंटेज मिक्स ना हो, 15,000 और ये 33,333, ठीक है जी। ऐसी फिगर आ जाए तो परेशान है ना पर्चे में, सही किया हमने, कॉन्फिडेंट रहे, ओके। ये मैंने फुल फिगर लिखी है रुपीस वाली, 1000 में आगे जाके कर लेंगे इसको, ठीक है, सही है। बोलो तो 33.333 कॉस्ट है माइनस 15,000 बुक वैल्यू है इज इक्वल टू 18,000। ये क्या आ गया जी? ये आपकी अक्यूमुलेटेड। अब स्टेप 1 वो मैं आगे जाकर कर लूँगा। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। अब यहां आपने ऊपर लिखा होगा 1000, तो बस ये यहां पे लिख लो आगे ऐसे, तो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। स्टेप 2 डेबिट करेंगे अक्यूमुलेशन अकाउंट को 18.33 से। अच्छा, इसके साथ भी आज तो वर्किंग लिखना पड़ा आपको पहली बार जी। 31 मार्च 12 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये भी वर्किंग 1 से ही निकला है हमारा, कितना है जी? 18.33। हाँ डिस्पोजल आएगा, मैंने क्या लिखा हुआ है? डिस्पोजल ही तो लिखा हुआ, देखो ये देखो। अच्छा स्टेप 3 पहले इधर लिख लो 18.33। और जाहिर है आप सुबह 7 बजे की मशीन चल रही हो ना, मनोरंजन भी रास्ते में ना हुआ हो, फ्यूल लो हो जाता है जी। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। एसिड बिका है तो कैश आया है, कितना आया है? 15,800। एसिड आया है तो कैश आया है, तो कैश डेबिट डिस्पोजल 15,800 नहीं जी, कैश 31 मार्च 12। वो तो आंसर बता दो, गेन है? नो, डोंट टेल मी, ना करें। कितना यार, एकदम से आने ही नहीं लग गए गेन, अब तो रोज, अब तो आदत हो गई है गेन की, है रमजान की बरकतें हैं। 31 दिसंबर हैं, 31 मार्च, बस समझ लग गई आपको कि उस्ताद के इस वक्त ना बैटरी बिल्कुल लो है। बस मैं ये 1-2 मिनट में फारिग करता हूँ, नमाज का भी टाइम हो रहा है ना। वो जिनको कहा था कि मैं जल्दी छोड़ूंगा, उनको पता लग गया होगा कि ये रोज़ क्या ही सकता हूँ मैं, कर नहीं पाता ये मैं। अच्छा जी, उसके बाद डेप्शन एक्सपेंस रह गया ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। जी बच्चों, ओपनिंग कॉस्ट है 600 माइनस, हाँ 33.3, यहां पे भी चाहिए था। अच्छा इनटू आंसर, खामोश रहेंगे वरना टाइम ना एक्सटेंड होता जाता है बेटा, प्लीज खामोश रहें। ये जी, उसके बाद ऑन एडिशंस है, एडिशन कितना एडिशन? इनटू किस दिन आया है? मैंने पूछा किस दिन आया, कहते हैं 11/12। चलो 12.83 बस काफी है। ऑन डिस्पोजल, बच्चों इधर देखो, कॉस्ट आ गई है, चुप करके लिखो 33.33 इंटू 20% इंटू 3/12 1 ग्रैंड टोटल करो 127.83 127.83 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। हाँ जी, क्लोजिंग तो निकाल ही लोगे मेरे ख्याल से अब। अच्छा अब सुनो मेरी बात, बस ठीक है कर लेना, मेरी बात सुनो। अब अगर मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्किंग में, वर्किंग के अंदर सिर्फ फर्क पड़ेगा, ये देखो
यहाँ पर 100 का ही एसेट अज्यूम करूँगा मैं, लेकिन अगले साल मिसाल के तौर पे अगर यही हो तो फिर 90 पे रेट लगेगा, फिर 70 पे लगेगा, फिर 50 पे। समझ आ रही है बात की? यानी बुक वैल्यू पर रेट लगेगा और अज्यूम्ड बुक वैल्यू आपकी 100 वाली उसी तरह से निकलेगी, और उसी को सामने इक्वेट करके कॉस्ट निकालोगे। बाकी सब कुछ तो आपको आता ही है, कर लोगे ना इंशाल्लाह। अब टेस्ट में अगर रिड्यूसिंग बैलेंस वाला ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो परेशान नहीं होना, ठीक है? इस सवाल को कर लो, इसका सोल्यूशन तो मौजूद ही है जी। क्वेश्चन तो भाईजान आपने क्लासें नहीं ना ली पिछली? नहीं, सारी नहीं ली, या फिर सारी जाग के नहीं ली। ये बात 3 दफ़ा हुई है क्लास में। भाई मार्च में निकाल के रख लेंगे ना, अब क्या करें? जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा उस दिन वो गेन लॉस रिकॉर्ड कर देंगे। और फिर मैंने कहा था प्रैक्टिकली तो हम निकाल ही ईयर एंड पे बैठ कर रहे होते हैं, लेकिन डेट तो यही डाल सकते हैं ना, डिस्पोजल की डेट तो यही है ना, ट्रांजैक्शन की डेट तो यही है, ठीक है? जब जर्नल आप बनाया करते थे बचपन में, तो उस जर्नल के अंदर क्या आप सारी एंट्रीज के साथ 31 दिसंबर लिख लेते थे? जिस डेट की ट्रांजैक्शन होती थी वही डेट आती थी, ठीक है? अच्छा जी, अब होमवर्क के अंदर आपको मैं क्या दूं? अच्छा सुनो ना, होमवर्क के अंदर भी तो कोई होमवर्क भी तो होगा, तो टेस्ट की तैयारी होगी ना। जो आपको सवाल करवाए हैं, सुनो, उनमें से अच्छे 3-4 सवाल कर लेने आपने, और एक पास पेपर आपने करना है, 2 करने हैं बल्कि। चुप कर जाओ, मैं मारना खा लेना मेरे को। और टेस्ट किस चीज का है? अकाउंटिंग का ही है ना? पता नहीं कौन लोग हो तुसी, अकाउंटिंग की तैयारी करनी है। ये जी पास पेपर 9 अकमल ब्रदर्स होमवर्क में है, यही कॉन्सेप्ट है, पेज नंबर 220। बहुत ही अच्छा सवाल, ये मैंने आज करवाना था, अब ये मैं कल करवाऊंगा, आप करके आएंगे। तो पेज 220, जो बोल रहे हैं चुप कर जाएं, जो बोल रही हैं वो भी चुप कर जाएं। क्वेश्चन 9 हो गया जी, बस एक ही काफी है। जाओ, गो एंड किल द वेव्स। अल्लाह हाफिज।